जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो उसका टॉपिक है वो उन भक्तों के बारे में है जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने में बहुत मदद की। मतलब उनकी वजह से जगन्नाथ संस्कृति और भी ज़्यादा फैला। और अगर हम जगन्नाथ जी के बारे में अगर कुछ भी बात करेंगे तो अगर इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो जगन्नाथ जी की बातें अधूरी रह जाएंगी। तो इस हफ्ते में मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगी उनमें मैं उन भक्तों को शामिल करूंगी, उनके बारे में शामिल करूंगी जिन लोगों के बारे में उड़ीसा के बाहर के लोग अनजान हैं। और अगर वो जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो इनको बारे में जानना तो बनता है। और आज का जो हमारी रेसिपी है वो है लूणी खजा। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले रेसिपी बना लेते हैं बाकी और बाद में आके हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं लूणी खजा। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं जिनको मैंने चुना है वो है जगन्नाथ दास जी और उनका उड़िया साहित्य, उड़िया लैंग्वेज और जगन्नाथ संस्कृति को क्या अवदान है वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब मैं उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन चलिए पहले हम लूणी खजा बना लेते हैं, बाद में आके उनके बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं लूणी खजा। ये मंदिर के उन प्रसादों में से है जो मैदे से बनता है और इसको बनाने के लिए खास कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगे नहीं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और थोड़ी सी नमक, स्वाद अनुसार आधा कप घी, और ये है क्यारन सीड जिसको अजवाइन बोलते हैं। और इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर बाहर आप कहीं पर लूणी खजा लाएंगे तो उसमें आपको जो होता है कलौंजी होता है वो मिलेगा, लेकिन कलौंजी जो होता है वो प्याज का बीज होता है, ऑनियन सीड होता है और किसी भी मंदिर के खाने में उसका नहीं इस्तेमाल नहीं होता। वैसे तो पंचफोड़न में वो एक मसाला होता है और मंदिर में पंचफोड़न यूज होता है, लेकिन मंदिर का जो पंचफोड़न होता है उसमें वो नहीं जाता। मंदिर के पंचफोड़न में आपका सौंफ, जीरा, मेथी, सरसों और मिर्च का जो बीज होता है वो जाता है, ये प्याज का बीज नहीं जाता। इसलिए मैंने कलौंजी की बजाय अजवाइन लिया है। और अभी बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा तो मैंने बता लिया। अब चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नमक हमें लेना है स्वाद अनुसार, जितना आप खाते हैं उतना ही लें। और घी, उसको बहुत ज़्यादा घी इसमें जाता है मोइन लगाने के लिए और मैंने पहले से ही घी गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये हो गया, इसमें जितना मैंने लिया था उसमें सब डाल दिया। अभी इसको हमें अच्छी तरीके से मोइन लगाना है। अभी मोइन लगाने के बाद हम उसको गूंदेंगे। अभी देखिए तो कुछ तो मोइन लगा लिया है, अभी हम उसको गूंदेंगे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। अभी जो मैंने इसमें अजवाइन डाला, जो मैंने कहा कि उसको कलौंजी जाता है, तो उसको बंगाल में बोलते हैं कालो जीरा, उड़िया में बोलते हैं कोड़ा जीरा। तो बाकी तो हर जगह उसको या तो ऑनियन सीड बोलते हैं या फिर कलौंजी बोलते हैं, लेकिन उसको हमारे यहाँ पे कालो जीरा बोलते हैं। मैं हर चीज़ कम कम बना रही हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ बना रही हूँ और मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि फ्राई चीज़ें होती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं हमारे घर की जनसंख्या बहुत कम है और अगर कुछ सॉल्टी चीज़ें होगी तो मेरा बेटा खा लेगा, लेकिन नमकीन चीज़ों के अलावा जो भी कुछ मीठा बनता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कम कम बनाती हूँ और जो रेशियो होता है वो तो मैं बता देती हूँ। आई होप जब आप ज़्यादा बनाएंगे तो इसी हिसाब से बनाएंगे। अभी देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है और अभी मैं उसके पेड़े काट लेती हूँ। अभी इसके 5 पेड़े बने, मतलब ये 5 लेयर का बनेगा। और अभी इसी को अभी मुझे क्या अभी इस बीच मैंने एक पेस्ट बना लिया है घी और मैदे के साथ, और ये जब हम सेट करेंगे उसी के बाद ये यूज होगा। तो पहले चलिए हम इसको अच्छी तरीके से बेल लेते हैं।
थोड़ा पतला पतला करके बेलना है, आटा नहीं लगाना है, वो चिपक जाएगा। घी थोड़ा लगा सकते हैं आप, लेकिन आटा मत लगाइए, घी थोड़ा लगाएंगे और उसको पतला पतला बेलेंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ये 5 रोटियाँ बना ली हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको एक रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेना है। जो लोग खोजा बनाते हैं उनको तो मालूम होगा ये प्रोसेस, और जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं मालूम है उनको, ये उनके लिए है। फिर ये दूसरा, कुछ बड़े बने हैं कुछ छोटे बने हैं, कोई नहीं, हम उसको साइज कर देंगे अच्छी तरीके से। भगवान जी जो हैं हमारे, वो हैं खाऊ ठाकुर, वो बहुत कुछ खाते हैं। बड़ो खिया उनको बोलते हैं उड़िया में, बड़ो खिया। वो सब कुछ खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा कुछ भी दे दो उनको, सब कुछ चलेगा। भाई इतना मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे गंदा हो गया है कि उसको निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए पूरा लेयर जो है सारा हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करना है, उसको ऐसे टाइट करके रोल करना है, बिल्कुल टाइट करके उसको ऐसे रोल करना है। ये देखिए लाइक दिस, ये हो गया। अभी हमें ये जो 2 एज हैं उसको काट लेना है। इस तरीके से ये जो 2 एज हैं इसको हमें काट लेना है ताकि एक शेप में आ जाए। अभी हमें क्या करना है, इसको जितना आपको चाहिए उतना ही आप काटिए। मैंने यहाँ पे 6 बनाए हैं, तो चलिए अब इसको बेल लेते हैं, शेप देते हैं खोजा का। इसमें बहुत सारा घी है तो ये लगेगा नहीं बिल्कुल भी। एक आप इसी तरीके से बेलें और दूसरा एक इसी तरीके से बेलें और दूसरा आप इसी तरीके से बेलें। दोनों का शेप बिल्कुल अलग आएगा। मैं दोनों 2-2 बार करके दिखाऊंगी इसको फ्राई, तो दोनों का जो शेप है वो अलग आएगा। अभी देखिए तेल जो है हमारा बहुत गर्म हो चुका है, जितना हमें चाहिए। और ये जो खोजा है मैं अभी इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने 6 बनाए हैं तो 3-3 करके डालते हैं। याद रखिएगा आप उसको धीमी आंच पे आपको पकाना है, बहुत आंच को तेज नहीं करना है, वरना वो अंदर से नरम रह जाएगा और बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से वो बहुत नरम रह जाएगा। अभी ये देखिए उसके लेयर सब दिख रहे हैं। अभी इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है इसको हमें। और मैं सारा वैसे फ्राई कर लूँ, बाद में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने सारे जो खोजा थे, लूनी खोजा, उसको फ्राई करके निकाल लिया है। ये देखिए ये एक शेप का है और ये एक शेप का है। अमूमन ऐसा ही बनता है लूनी खोजा, और ये शेप वाला जो खोजा होता है वो मीठा खोजा में बनता है। जब मैं मीठा खोजा बनाऊंगी तो मैं इसी शेप का बनाऊंगी। और तो आज की ये रेसिपी थी हमारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं, जय जगन्नाथ। तो मैंने खोजा बना लिया है, लूणी खोजा। और जो मैंने वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के उन भक्तों के बारे में जिनकी वजह से जगन्नाथ संस्कृति और भी ज़्यादा फैली। तो उनमें से सबसे पहले आते हैं पंचसखा। पंचसखा वो 5 साहित्यकार थे, या फिर आप उन्हें ऋषि कहें, मुनि कहें, जो भी कहें। तो 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी उन्हीं के बीच में जो पंचसखा युग था, चैतन्य जी का युग था, तो उसी टाइम ये पंचसखा का जो समय था उसी टाइम था। और जो जिनको मैंने आज चुना है जगन्नाथ दास जी, उनका जो उड़िया लैंग्वेज है उनके प्रति उनका अवदान बहुत ज़्यादा है। और किस प्रकार से है, चलिए जान लेते हैं। जगन्नाथ दास जी जो उनका जो जन्म हुआ था वो 1491 को हुआ था। और कपिल प्रसाद जो ग्राम है पुरी में, वो ब्राह्मण शासन, जैसा मैंने कहा था अपने एक एपिसोड में, जो शासन किसको बोलते हैं, शासन वो ग्राम होता है जहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं। तो इनका भी जन्म जो हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी जो थे वो भगवान दास जी थे, माता जी थे जो पद्मावती देवी थी। और इनके जो पिता थे वो पूरे उड़ीसा, तब के जो उत्कल कहा जाता था, उत्कल में घूम घूम के भागवत की जो कथा थे वो सुनाते थे, लेकिन वो संस्कृत में था और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो संस्कृत में घूम घूम के वो कथा प्रवचन देते थे। तो जो तत्कालीन राजा थे, जो पुरुषोत्तम देव जी थे वो तत्कालीन राजा, तो उन्होंने उनको उत्कल गायन का जो होता है वो उपाधि उन्होंने दिया था, क्योंकि वो भागवत को पूरे उड़ीसा में फैलाने के लिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। वो संस्कृत में बोलते थे, लोग सुनते थे और बाद में वो उन्हें सुनाते भी थे। और मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में भी वो आके संस्कृत में भागवत सुनाते थे श्रद्धालुओं को। लेकिन जब उनका निधन हो गया तो उनसे सुन के जो साधु संत थे वो मंदिर में सुनाने लगे भागवत, संस्कृत भागवत। तो जो जगन्नाथ जी की जो माता जी थी वो जाती थी वहाँ पे सुनने के लिए। कुछ समय तो वैसे सुन के आ जाती थी, लेकिन कुछ दिन बाद जो भागवत सुनाते थे उनके पति से सीख के जो भागवत जो लोग सुनाते थे, तो उन्होंने उससे पैसे की डिमांड की। पैसे तो तब नहीं दिया था, कौड़ी का डिमांड किया। अगर आप कौड़ी देंगे तो ही आप भागवत प्रवचन सुनने के लिए आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकती। तो ये उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, क्योंकि उनके पति जो थे वो एक नामचीन प्रवचक थे भागवत के, और राजा जी भी उनका सम्मान करते थे, मंदिर के बहुत पुजारी थे जो उनका सम्मान करते थे। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पत्नी से पैसे मांगे जा रहे हैं वही भागवत सुनने के लिए। तो ये बात जाके उन्होंने जगन्नाथ दास जी को बताया कि जो संस्कृत भागवत है, सारे लोगों को तो संस्कृत नहीं आती, और जो मुट्ठी भर लोग हैं जो संस्कृत से अनुवाद करते थे उड़िया में, और उन्होंने भागवत को मतलब उस कथा को वो जो परंपरा थी भागवत कथा सुनाने की, उसको उन्होंने कैप्चर कर रखा था। पैसा देंगे तो सुनेंगे, जब पैसा नहीं देंगे तो नहीं सुनेंगे। लोग धर्म भीरू होते हैं ना, उनको रामायण के बारे में जानना है, महाभारत के बारे में जानना है, गीता के बारे में जानना है, भागवत के बारे में जानना है। लेकिन लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, अगर होते तो उड़िया लैंग्वेज में भी होते थे, संस्कृत में नहीं होते थे। तो जो संस्कृत के जानकार थे वो उन्हें बड़ा लूटते थे। तो इसी की वजह से जगन्नाथ दास जी ने तय किया कि वो जाके भागवत लिखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जगन्नाथ मंदिर में गए। वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वहाँ पर जो कल्पवट वृक्ष है वहाँ पर नीचे बैठ के उन्होंने भागवत की रचना शुरू की जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से। और वो भागवत उन्होंने उड़िया लैंग्वेज में लिखी। उड़िया लैंग्वेज में भागवत लिखने के बाद क्या हुआ, वो पूरे उड़ीसा में मशहूर हो गया। लोग जो भाषा जानते थे उन्हीं के बारे में, उसी भाषा में उन्होंने भागवत लिखा था। और उन्हीं का जो साक्षात्कार चैतन्य जी के साथ हुआ था वो वहीं पर हुआ था, उसी कल्पवट के नीचे, जैसा मैंने कल्पवट के एपिसोड में बताया था। और वो चैतन्य जी के समसामयिक थे, और उनके साथ भी एक किंवदंती जुड़ी है कि वो जब रात हो जाती थी तो वो लड़की बन जाते थे जब, और उन्हें मिलने के लिए
कुछ औरतें आती थी रात में, जब दूसरे जो पंडा लोग थे जो संस्कृत में सुनाते थे भागवत, लेकिन जब उन्होंने उड़िया में भागवत रचना कर दी तो उनके पास उनका जो धंधा पानी था वो बंद हो गया था। तो वो गुस्सा उनके जगन्नाथ दास जी के ऊपर था। जब उनको पता चला कि जगन्नाथ जी के घर में रात में कोई आता है, लड़कियां आती हैं, और इस चीज़ को उस टाइम में बहुत ख़राब माना जाता था कि किसी ब्राह्मण के घर में रात में कोई औरतें आती हैं, बहुत सारी उनके घर में उनकी हंसी ठिठोलियाँ सुनाई देती थी। तो ये बात जो है राजा के कानों तक गया, तो राजा ने उनको बंदी बना के बंदीशाला में डाल दिया, क्योंकि ये एक अनैतिक कार्य है। तो जब राजा ने उनसे पूछा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ये मैं दिन में पुरुष होता हूँ और मैं रात में नारी बन जाती हूँ। तो सब लोग कहे ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा असंभव है। तो राजा जी को भी गुस्सा आया कि ये आदमी बड़ा मजाक उड़ाता है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई दिन में पुरुष होता है और रात में नारी। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, और जो प्रहरी थे उनको नज़र रखने के लिए बोला गया कि ये सच बोलता है कि नहीं। तो वो दिन बीत गया। जब रात हो गई तो प्रहरी ने देखा कि वो एक सुंदर कन्या के रूप में बैठे हैं। तो ये बात राजा के पास गई कि हाँ वो एक औरत बन के बैठे हैं। तो राजा जी जब आए देखने के लिए मंत्री के साथ, तो उन्होंने कहा इसको चेक करो कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उनको चेक किया गया तो पता चला कि सच में औरत बन गई हैं, और जगन्नाथ जी ने उनकी बहुत मदद की थी, क्योंकि वो सच में रात में औरत बनते थे। ये सब मानना है तत्कालीन लोगों का, और ये आज भी ये मान्यता है कि जगन्नाथ जी तो जो थे वो रात में औरत बनते थे। और जो गोपियाँ होती थी वो वहाँ पर आते थे, कृष्ण जी भी वहाँ पर आते थे, ऐसा मान्यता है। जैसा मैंने कहा था, अगर आप मानते हैं तो भगवान, नहीं मानते हो तो पत्थर, तो ऐसा मान्यता है। और जब वो तय खाने जेल खाने में थे तो जगन्नाथ जी ने उनको मदद की थी, राजा के कोप से बचाया था उनको औरत बना के। तो ये एक किंवदंती बात है। अगर उसको साइड में रख दें तो जगन्नाथ जी का जो भागवत था, जो उन्होंने भागवत लिखा था, वो पूरे उड़ीसा में फेमस हो गया। और उसके बाद हर गांव में, हर घर में तो ये भागवत पूजा होने लगी, क्योंकि भागवत तो वैसे भी पूजा होती है और उड़िया भागवत भी पूजा होने लगी। और हर गांव में एक छोटा सा घर होता था, उसको बोलते थे भागवत टुंगी। वो मंदिर के जैसा ही होता था, और वहाँ पर भागवत के जो पोथियाँ होती थी वो पाम लीफ में लिखा गया था, वो पोथियाँ होती थी, वो वहाँ पर रहती थी, और सुबह शाम उसकी पूजा होती थी। और शाम को जो सारे गांव के लोग होते थे वो आकर वहाँ पर इकट्ठा होते थे, और जो जगन्नाथ दास जी का भागवत सुनाया जाता था। तो इस वजह से जगन्नाथ जी बहुत फेमस हैं और लोग बहुत उनका आदर करते हैं। जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत कृपा थी। और वो उनकी जो भागवत थी, जो रचना थी, उसको क्या बोलते हैं, जो उड़िया लैंग्वेज थी, उसको इट हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन स्टैंडर्डाइजिंग उड़िया लैंग्वेज। और क्या बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।